हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बार हम फिर से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ कवर कर लिए थे, तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स तक। अगर अगर आपके फ्रेंड्स अगर एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, या इसके अलावा रेलवे की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता है पैटर्न लगभग सेम ही है इन एग्जाम्स का। ठीक है, चलिए। सो हम यहाँ तक बात कर चुके थे, हम इस पैसेज को डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 to 11 में। यहाँ पर हम जो बेसिकली एक कम्युनिकेशन पर बेस्ड एक पैसेज था, जिसमें कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल आ जाएगा इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इट कैन बी लर्न बाय, मैंने बताया था यहाँ पे आ जाएगा कॉन्शियस एफर्ट, यानी जब आप किसी चीज को अचीव करने में, किसी चीज को अगर आप अचीव करना चाहते हो उसमें अगर आप अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, कोशिश पूरी कर रहे हैं, तो इट कैन बी लर्न बाय आवर कॉन्शियस एफर्ट्स। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ से इस वीडियो में। सो टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आज के टाइम पे अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में अगर सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास डैश होना चाहिए, टू रीड राइट एंड स्पीक, यानी सब पढ़ने की कैपेबिलिटी, लिखने की और समझने की कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना। सो टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन अ डैश टू रीड राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियसली बात, अगर आपके पास ये सारी कैपेबिलिटीज है तो आप अपनी बात जो है सामने वाले पर्सन तक अच्छे तरीके से कन्वे कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड बैंक में, यानी क्वेश्चन नंबर 9, एबिलिटी। क्योंकि देखिए फैसिलिटी, वेराइटी, एगिलिटी नहीं, आपके पास अगर एबिलिटी है, ठीक है ना, अगर अगर आपके पास एबिलिटी है लिखने की, बोलने की, समझने की, तो ही आप अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा एबिलिटी टू रीड राइट एंड स्पीक। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आगे। अब आपको बताना है ब्लैंक 4 में क्या आएगा, बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी अब देखिए ऑब्वियसली बात है, जब आप, हमने ये बात तो बात करी कि कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से आप अपने लाइफ में जो है सक्सेस अचीव कर सकते हैं अगर आप अपनी बात सही तरीके से सामने वाले पर्सन तक कन्वे करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली होता है कुछ बैरियर्स भी होते हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लैंग्वेज सामने वाले पर्सन को समझ नहीं आ रहा, किसी आप नॉर्दर्न स्टेट से और सामने वाला पर्सन अगर सदर्न स्टेट से है, ठीक है ना, इंडिया के ही, तो उसको अगर आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, या किसी दूसरी कंट्री से, तो आपको पता है लैंग्वेजेस अलग अलग है हर कंट्री की, तो उस केस में वो एक बैरियर है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। तो बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन आपको बताना है, तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आ जाएगा। ठीक है ना, बैरियर्स फ्रॉम नहीं होगा, बाय नहीं होगा, अगेंस्ट नहीं होगा, बैरियर टू कम्युनिकेशन। ठीक है ना, तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डैश दीज बैरियर्स, कि हम इन बैरियर्स को हटाएं सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। तो यहाँ पे हटाना वाला वर्ड आएगा फिफ्थ ब्लैंक में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर्स, यानी रिमूव आना चाहिए। वैसे देख लेते हैं ब्लैंक में क्या क्या गिवन है, ताकि जो मैसेज है, पूरा ट्रांसमिशन प्रोसेस है, वो स्मूथ रहे। तो तो क्वेश्चन 10 में क्या आ जाएगा, ओवरकम। ठीक है ना, रिमूव करने का मतलब है अगर आपको इन सभी चैलेंजेस को, ये जो आ रहे हैं बैरियर्स, इनको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है ना, हटाना पड़ेगा, तो ही जो है आप प्रॉपरली अपनी बात कन्वे कर पाएंगे। सक्सीड नहीं आ सकता, क्रिएट, स्ट्रेंथन तो आ ही नहीं सकता, तो इसका बेस्ट वर्ड आ जाएगा ओवरकम। ठीक है ना, टू ओवरकम दीज बैरियर्स बहुत जरूरी है। और ये देखिए काफी इजी पैसेज था, ये पिछले साल आया हुआ था, और आप इजीली इससे जो है 5 क्वेश्चंस आपके करेक्टली सोल्व हो जाते हैं, और सारे जितने भी आपको ऑप्शन में वर्ड भी दिखाई दे रहे होंगे, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं था। आई होप सो आपको इन सभी के मीनिंग भी पता होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो आपको बताना जो अंडरलाइंड वर्ड है, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर, आपको बताना इसके इसके लिए हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है बिल्कुल सही है तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, तो बेसिकली सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस है जिसमें अंडरलाइन वर्ड है, हम इसे किस बेटर ऑप्शन से इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाए। और आपको लगता है अगर सही है, कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम जो है सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई हम टीम गेम खेल रहे हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वहाँ पे कोई इंडिविजुअल प्लेयर जो है आपको मैच नहीं जितवा सकता। सभी 11 के 11 प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन जब फील्ड में होता है क्रिकेट में, तो ही आप मैच जो है वो जीत सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात करें कैप्टन, और साथ ही साथ प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल थे इस ट्रॉफी को जीतने के लिए। पर देखिए यहाँ पे गलती कहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा है द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर। बट देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हम
इंडिविजुअली कैटेगराइज कर रहे हैं, कैप्टन को अलग और प्लेयर्स को अलग, तो हम यहाँ पे प्लूरल टेंस यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा वाज, तो वाज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। क्लियर है, मैं आपको बताया क्योंकि हमने इंडिविजुअली कैटेगराइज किया है, कैप्टन को अलग प्लेयर्स को अलग, तो वैसे बात है, फिर यहाँ पे भी हम प्लूरल यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, वाज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ग गिवन था तो इसे हम वाज से करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको बताना है इस इडियम का एप्रोप्रिएट मीनिंग, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अ हार्ड नट टू क्रैक, अब देखिए इससे पता ही चल रहा होगा, इसे पढ़ने से, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसे सोल्व करना इजी ना हो, ठीक है ना। अब जैसे मैथ के जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कई बार ऐसे आते हैं जो काफ़ी मुश्किल होते हैं, हमको सोल्व करने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है, तो हार्ड नट टू क्रैक मतलब जिसे सोल्व करना मुश्किल हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम। तो अब आप चारों ऑप्शन देख ले, इजीली एनकरेज्ड, इजीली डिसअपॉइंटेड, नॉट रिस्ट्रेन्ड और डिफिकल्ट प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी कोई सिचुएशन जो काफ़ी डिफिकल्ट है, जिसे आप ओवरकम करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है, ठीक है। तो एक्सोडस, अब देखिए एक्सोडस का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन को किसी प्लेस से, किसी कंट्री से अगर निकाल देते हैं, जैसे एक तरीके से आप किसी कंट्री में अगर जाते हैं पर आपके पास अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वैसी बात है फिर वो आपको वहाँ से उस कंट्री से वापस भेज देते हैं। आप अगर इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और आपका जो वीज़ा का जो टाइम पीरियड अगर एक्सपायर हो जाता है लेकिन आप फिर भी वापस नहीं जाते, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको फिर उस कंट्री से ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं। तो वही मतलब होता है एक्सोडस का भी, चाहे वो आप किसी कंट्री में, या कई बार आपने देखा वो कोई ऐसे रीजनल इश्यूज भी होते हैं, कई बार कोई ऐसे कन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाते हैं स्टार्ट, वहाँ से जब मास लेवल पे माइग्रेशन होता है लोगों का, तो वो भी हम उसके लिए भी एक्सोडस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जब आप किसी जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं रहने के लिए। तो एक्सोडस का मतलब होता है निकालना उस प्लेस से। तो अब इसका हमें एंटोनिम बताना है, तो ऑब्वियसली डिपार्चर का मतलब भी हो रहा है जब आप कहीं से जाते हैं, ठीक है। डिपार्चर का टाइम जब हम कहते हैं ना, जब आप कहीं कहीं किसी जगह के लिए जा रहे हैं, तो इसका देखिए एक्सोडस का मतलब होता है किसी जगह के लिए जब आपको निकाल दिया जाता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अराइवल, ठीक है ना। आप कहीं पे आ रहे हैं, जबकि एक्सोडस का मतलब होता है आपको उस प्लेस से निकाल दिया जाए, जब तो निकाल दिया जाए, और अराइवल का मतलब अगर आप उस प्लेस पे आ रहे हैं, तो अराइवल इसका सबसे बेस्ट एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट का मतलब यही है बाहर निकलना, और रिफंड तो देखिए जब आप किसी चीज़ का रिफंड मांगते हैं, पैसे वापस मांगते हैं, तो इसका बेस्ट एंटोनिम हो जाएगा अराइवल। आगे बात करते हैं सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन से ऐसे इन चारों में से ऑप्शन में से जिसकी स्पेलिंग सही है। तो देखिए एक्सेल की भी गलत है, एक्सट्रैक्ट की स्पेलिंग भी गलत है, EXTRACT होने से एक्सट्रैक्ट, जब आप किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। एग्जिबिट बिल्कुल ठीक है, इसका एग्जिबिट की स्पेलिंग यही होती है, EXHIBIT, एग्जिबिट। तो आपको ये बताना था कि इन चारों में से किसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो एग्जिबिट इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, थर्ड, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा देखिए आपकी अगर बेसिक इंग्लिश आपकी ठीक है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब ये है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। देखिए हमें गिवन क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ पे गिवन है अ सॉन्ग संग एट अ बरियल, यानी जब किसी पर्सन की डेथ होती है, ठीक है, तो जब उसे बरी किया जाता है तो जो सॉन्ग उस वक्त गाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सोनेट, बैलेड, हिम या डर्ज। तो आपको बताना है सोनेट, बैलेड, हिम या डर्ज। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है यहाँ होता है फोर्थ वन, यानी डर्ज, ठीक है। तो उस वक्त जो हम सॉन्ग गाते हैं, जब किसी पर्सन का बरियल यानी उसे जब बरी किया जा रहा है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो वहाँ पे उस सॉन्ग को हम क्या कहते हैं जो गाया जाता है उसे हम कहते हैं डर्ज। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस सेगमेंट में यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, तो जब मैं 5 साल का था मैं बहुत तेज स्विम करता था, तो आई कैन स्विम देखिए नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है कि जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत तेजी से स्विम करा करता था। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, यानी जब मैं 5 साल का था तब मैं बहुत तेजी से स्विम करा करता था, मेरी स्पीड बहुत तेज थी। तो आई कैन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि जब वो 5 साल का था, ठीक है। तो आई कैन यहाँ पे इस पार्ट में एरर है, तो आपको यही आइडेंटिफाई करना था कि किस पार्ट में यहाँ पे हमारा ग्रामेटिकल एरर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू टेक फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का देखिए क्या मतलब होता है, जब आप बिना परमिशन के अगर छुट्टी ले लेते हैं, जैसे वैसी बात आपने पहले से परमिशन एडवांस में नहीं ले रखी और आप ऑन द स्पॉट उस दिन कह देते हैं कि आज मेरा आना पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम कहते हैं फ्रेंच लीव, यानी जब आप छुट्टी लेते हैं बिना परमिशन के,
ठीक है ना। वैसे तो देखिए अगर आपका पहले से कोई प्लान है उस केस में तो आपको परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं लेते तो उस केस में हम ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टू टेक फ्रेंच लीव, यानी आप बिना परमिशन के अगर छुट्टी ले लेते हैं। ठीक है, या लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। बेस्ट वैसे इसके देखिए दोनों में से बिल्कुल बहुत क्लोज हैं, एक्नॉलेज द होस्ट और वेलकम द होस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो आप इसमें से अब एक है बिना रिटर्न परमिशन के, एक है बिना इंटीमेशन के, तो इसका जो देखिए करेक्ट आ जाएगा ना, आप इसके लिए सेकंड वर्ड इसका मेरे को लगता है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, जो इसका सेकंड वाला है लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी अगर आप बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी लेते हैं, अपने अपने सुपीरियर को, अपने बॉस को बिना इन्फॉर्म किए अगर आप छुट्टी ले लेते हैं तो सेकंड वर्ड इसका ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, आपने इंटीमेट भी नहीं किया, परमिशन एक अलग चीज़ होती है, रिटर्न यहाँ पे, क्योंकि पहले वाले में देखिए क्यों क्लोज है, पहले वाले में सिर्फ रिटर्न परमिशन की बात की गई है। देखिए अगर आप ओरली भी, कई जगह ऐसा होता है जब आप छुट्टी सिर्फ फ़ोन पे बोल के भी पहले ही परमिशन ले लेते हैं, या पहले आपने ओरली बता दिया कि मेरे को छुट्टी चाहिए और बाद में आप रिटर्न, जो भी प्रोसेस रहता है। लेकिन अगर आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया, इंटीमेट ओरली भी नहीं किया, रिटर्न भी नहीं, तो उसके लिए हम फ्रेंच लीफ वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों वर्ड्स काफ़ी क्लोज थे, पहला और दूसरा, इनका जो बेस्ट अप्रोप्रिएट है वो सेकंड वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर देते हैं। अगेन यहाँ पे 4 सेंटेंसेस गिवन है और आपको यहाँ पे इसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। अगेन अब देखिए जो, अब यहाँ पे एक ऑप्शन जो है सेकंड वाला वो ए से स्टार्ट, और यहाँ पे ए जो है वो हाउ एवर है। मैंने आपको बताया कि हाउ एवर से हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाउ एवर दे इग्नोर द ट्रूथ, तो पहले ये वाला तो गलत हो जाएगा, सेकंड तो सेकंड हो नहीं सकता। अब जो थर्ड वाला ऑप्शन है डी से, सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज, तो देखिए सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज से भी क्या पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, क्यों पीपल क्रिटिसाइज कर रहे हैं ओपनली, ये हमें तक अभी तक पता ही नहीं, इसलिए तो वैसे बात है यहाँ से भी पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता। अब बच्चा फर्स्ट और फोर्थ, फोर्थ जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, तो इससे हो सकता है स्टार्ट। और जो पहला है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, दे ब्लेम द गवर्नमेंट, तो हु ब्लेम द गवर्नमेंट, ये चीज़ अभी तक हमें बताई भी नहीं गई, तो वैसी बात है फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता। तो देखिए बहुत ईजी था, अब हमें आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या गलती करते हैं, वो पूरा इसे वेरीफाई करेंगे रीड आउट करके। देखिए मैं आपके साथ यहाँ पे रीड आउट कर लेता हूँ, बट एग्जाम टाइम पे आपको फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। जब आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो वैसी बात है चौथा होगा, ठीक है ना। अब अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में होता तो आपको चेक करना भी होता। अगर आपको कोई नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा तो वैसे बात इसका आंसर फर्स्ट ही है। पर एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ किस पर पैराग्राफ गिवन है, कि जो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, इसका जो है, सॉरी ये पहला, दूसरा और तीसरा गलत है, चौथा वाला ठीक है। सी से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए से नहीं, डी से नहीं, बी से होगा। तो जो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो आप देखेंगे, वो होती है कि जो फॉल्ट फाइंड आउट करना इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। हमने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, जब आप उनसे पूछते हैं कि पिछले 5 साल में जैसे गवर्नमेंट थी तो क्या क्या हुआ, वो हमेशा ज़्यादातर आप सुनते होंगे वो कहते कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो एक तरीके से एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है वो फॉल्ट फाइंड आउट करना, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की होती है जो फ्रेम करते हैं, उसका कहा है सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर, और इसलिए आप देखेंगे ओपनली वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, कंडेम भी करते हैं। They blame the government for their slow progress, expecting miracles and magical transformation in their life. उन्हें लगता है कि अब ये गवर्नमेंट आ गई तो 5 साल में बिल्कुल एक तरीके से पूरी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट ऐसा देखिए पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली भी अगर आप सोचें कि इंडिया में भी 5 साल में अगर आप ये सोचें कि पहले कुछ था और अब एकदम से बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे ही ये अभी दोनों चीज़ सेंट्रल और एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वैसे तो देखिए डेवलपमेंट एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो एकदम से मिरेकल नहीं हो सकते। और however they ignore the truth that progress and success are proportional to the labor they put in। तो हमने कहा however वो इस ट्रूथ को नहीं मानते कि जो प्रोग्रेस है किसी भी कंट्री की, किसी भी एरिया की, या सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है कितनी आप उसमें एफर्ट पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ है इस पे बेस, तो इसका करेक्ट मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, BDCA। आगे सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ह्यूमिलिएशन में देखिए एक सिंगल एल आना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने दो बार एल यूज किया, तो पहला नहीं हो सकता, ठीक है। रिटेलिएट की स्पेलिंग होती है RETALIATE, रिटेलिएट, तो तीसरा भी नहीं। बुके की स्पेलिंग भी देखिए गलत है, जब आप किसी को फ्लावर का बुके देते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा सरकाजम, SARCASM, ठीक है ना। एक तरीके से जो आप तंज कसते हैं किसी पे, सरकाजम। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे आपको बताना है इसका एक तरीके से इसका मतलब क्या है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता, उसको वैसी बात है, इसका मतलब हो जाएगा इनऑडिबल, जिसे सुना नहीं जा सकता, इनऑडिबल, ठीक है। ऑडिबल का मतलब होता है जब आप किसी चीज को सुन पा रहे हैं, इनऑडिबल का मतलब होता है जिसे सुना नहीं जा सकता, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। आ गया क्वेश्चन नंबर 22,
आपको बताना है यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है आपको बताना है, इसका इंडायरेक्ट फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे। ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ द रूम्स। तो उस पर्सन ने जाके होटल की रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि आप मेरे को क्या रूम के टैरिफ बता सकते हैं कि क्या प्राइस है पर रूम इसका। तो इसे आपको इंडायरेक्ट फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन मार्क है और वो पूछ रहा है एक तरीके से, तो इसका जो एक पहले देख लेते हैं एक एक करके। ही आस्क्ड भी आ सकता है, इंक्वायर्ड भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट इफ ही कैन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैन है, तो क्या आपको लगता है कि कैन कुड में कन्वर्ट होना चाहिए था? तो ये आपको पहले देखें, अगर आपको रूल्स पता है, ठीक है। तो ये एक बार देखें आप। अब बाकी सब में देखो, पहले इसमें पहले दूसरे तीसरे में अगर आप देखेंगे ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। फिर दैट है, टू है, इफ है, और अब इसमें तो देखिए जो सेकंड वाले में तो कैन, या तो कैन आप एज इट इज लिखे या कुड लिखे, इसमें तो देखिए कुछ है ही नहीं, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। अ, तो पहला दूसरा गलत हो गया। अब चौथे को देखिए, ही एनक्वायर्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कैन टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स, लेकिन मैं आपको बताया था कि कैन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, कुड के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स, अगर वो उन्हें रूम के टैरिफ्स बता दे। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा कि हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज डैश। डैश अब आपको बताना है फ्रूगल, फ्रेजाइल, डक्टाइल या वोलेटाइल। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कह रहे हैं कि उस ग्लास के टेबल को काफी ध्यान से संभाल के हैंडल करें, क्योंकि जो है इसका मतलब है काफी इजीली टूटने वाला है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर गिरते ही ये चीज टूट जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि ग्लास टेबल को ध्यान से हैंडल करें बिकॉज इट इज फ्रेजाइल, इसका सबसे करेक्ट आंसर। फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत वीक है और इजिली ब्रेक हो सकती है। डक्टाइल का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है वायर, किसी मटेरियल की, जिसे हम वायर में कन्वर्ट कर सकें। जैसे आपने कॉपर की वायर देखी होंगी, तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी है उस कॉपर की कि हम उसे वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने कॉपर वायर सुना होगा, सिल्वर की भी बनती हैं, बट वो देखिए बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो वो डक्टाइल का मतलब होता है प्रॉपर्टी जो कि हम उसे वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका करेक्ट आंसर सेकंड है, फ्रेजाइल। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है आपको क्विसेंट का। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम। पीसफुल, डिजेक्टेड, इंडिफरेंट या एक्टिव, ठीक है। तो देखिए क्विसेंट का जो मतलब होता है वो है अगर आप बहुत ही मतलब एक्टिव नहीं है किसी चीज में लेके, ठीक है। अगर आप बहुत ही लेजी है, डोरमेंट है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्विसेंट वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि आप यहाँ आपको एंटोनिम बताना है, इसका वर्ड हो जाएगा एक्टिव। एक्टिव का मतलब अगर आप बहुत तेज है, किसी काम को बहुत जल्दी से करते हैं फटाफट, जबकि क्विसेंट का मतलब होता है अगर आप बहुत लेजी हैं, ठीक है ना, बहुत स्लोली कोई काम कर रहे हैं, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका साइनोनिम। सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही अच्छी है, मतलब कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज़ जो बनी हुई है वो काफ़ी अगर अच्छी है, तो उसके लिए हम सिंटिलेटिंग वर्ड यूज़ करते हैं। फ्लैटरिंग का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, तो ये तो हो नहीं सकता। बोरिंग का मतलब आपको पता है कोई पर्सन अगर बहुत ही बोर कर देता हो तो बोरिंग। स्टिंगिंग का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मच्छर वगैरह हमें काटते हैं तो हम उसके लिए स्टिंगिंग कह देते हैं, स्टिंग करना, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो इसलिए वो वैसे होते हैं तीनों तो ऑप्शन गलत होगा। इसका मतलब सिंटिलेटिंग का मतलब है ग्लिटरिंग, यानी कोई चीज़ अगर बहुत चमक रही है, अच्छी लग रही है देखने में, तो उसके लिए हम सिंटिलेटिंग वर्ड या ग्लिटरिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको साइनोनिम बताने थे तो फ्लैटरिंग भी नहीं हो सकता था, बोरिंग भी नहीं और स्टिंगिंग भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, यानी ग्लिटरिंग। कोई चीज़ अगर बहुत देखने में अच्छी लग रही है, चमक रही है, तो ग्लिटरिंग वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो कि पिछले साल यानी 2019 के टीयर 1 के इंग्लिश के में पूछे गए थे। तो आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। पार्ट 1 भी ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 2 में मैंने बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। तो और इससे पहले मैंने अपने साथ जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। तो वो 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन 50 और बाकी के बचे हुए रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन टीयर 1 2019 के मैं आपके साथ आने वाले दिनों में डिस्कस करूंगा। और इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेंगे, तो आपके पास सारे अपडेट भी लगातार मिलते रहेंगे। क्योंकि इस पर देखिए हम रेगुलर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस करते हैं। फिर आपको जो है हमारी वेबसाइट पे भी एक बार आप जा सकते हैं, takshilalearning.com। अगर आप एसएससी बैंकिंग रेलवे का अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सही प्राइस में मिल जाएगा, तो वो भी ज़रूर देखें।
और आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।